एक बार फिर स्वागत है इस नए गहरे विश्लेषण में। आज का हमारा जो विषय है ना, वो मॉडर्न डेटा आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन डिजाइन के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। बिल्कुल। और सच कहूं तो बिना इस फाउंडेशन के आज की कोई भी बड़ी ऐप चल ही नहीं सकती। सही बात है। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य स्रोत है एक बहुत ही शानदार गाइड जिसका नाम है रॉयल रिसर्च द एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट। ये गाइड सच में एक बेहतरीन टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। इसने मॉडर्न एप्लीकेशंस के डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत ही बारीक और डीपली एनालिटिकल कंपैरिजन पेश किया है। हाँ, और आज के इस गहरे विश्लेषण का मिशन ही यही है कि उन इंजीनियरिंग डिसीजंस को समझा जाए जिन पर आज के मैसिव स्केल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खड़े हैं। मतलब जब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनती हैं तो वो किस आधार पर फैसला लेती हैं। और देखिए, टेक फील्ड में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होना बहुत आम बात है। इसलिए समझना जरूरी है कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल सिर्फ दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज नहीं है, बल्कि डेटा को हैंडल करने की दो बिल्कुल विपरीत फिलॉसफीज हैं। एग्जैक्टली, दो अलग दर्शन है। और रॉयल रिसर्च की ये गाइड इन्हीं दोनों फिलॉसफीज के टेक्निकल ट्रेड ऑफ्स को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रखती है। तो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को थोड़ा आसान बनाते हैं। डेटा मैनेजमेंट को बिल्कुल ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करना। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सही फिट बैठती है। अगर लाइब्रेरी में सही सिस्टम ना हो तो जरूरत की किताब कभी टाइम पर नहीं मिलती। डेटा का भी यही हाल है, अगर सिस्टमैटिकली स्टोर नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं। सही कहा। तो इस आर्किटेक्चरल डिस्कशन की शुरुआत डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट से करते हैं। आसान शब्दों में, डेटाबेस डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है। चाहे छोटे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हों या कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम्स, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है ताकि डेटा को इजीली एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। और यहीं से एसक्यूएल का दुनिया शुरू होती है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक रिलेशनल मॉडल पर आधारित है। रिलेशनल मॉडल यानी इसे एक टेबल्स के सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। बिल्कुल, एक ऐसी टेबल जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। यहाँ हर रो एक यूनिक रिकॉर्ड या एंटिटी को दर्शाती है और कॉलम्स उस डेटा के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, जैसे नाम, उम्र या ईमेल आईडी। पर इस रिलेशनल मॉडल की सबसे बड़ी पहचान है इसका नियम, इसकी स्ट्रिक्टनेस, जिसे टेक्निकल भाषा में प्री डिफाइंड स्कीमा कहते हैं। हाँ, ये स्ट्रिक्टनेस वाली बात काफी इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रक्चर एसेंशियली डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही बात है। इसमें प्राइमरी कीज और फॉरेन कीज का इस्तेमाल होता है, जिससे डेटा के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को पहले से ही लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये जो प्री डिफाइंड स्कीमा की स्ट्रिक्टनेस है, क्या ये डेवलपमेंट को स्लो नहीं करती? देखिए, ये स्ट्रिक्टनेस दरअसल एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह काम करती है, यानी दो धारी तलवार। एक तरफ जब किसी सिस्टम का ब्लूप्रिंट पहले से तय होता है तो डेटा एनॉमलीज का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। एनॉमलीज मतलब डेटा में आने वाली गड़बड़ियां। हाँ, अगर किसी कॉलम को नंबर या इंटीजर डेटा टाइप असाइन किया गया है तो वहां टेक्स्ट या स्ट्रिंग सेव करने की कोशिश सिस्टम पर तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये स्ट्रिक्टनेस डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को एनफोर्स करती है। एग्जैक्टली। यूनिक कंस्ट्रेंट्स डुप्लीकेट एंट्रीज को रोकते हैं और फॉरेन कीज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बनाए रखती हैं कि ऐसी किसी रो को डिलीट ना किया जा सके जिस पर किसी दूसरे टेबल का डेटा निर्भर करता हो। ये तो बहुत लॉजिकल है। और इस स्ट्रिक्टनेस के फायदे तब और गहराई से समझ आते हैं जब हम एसिड कंप्लायंस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। एसिड कंप्लायंस, ACID, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। बिल्कुल। एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चार पिलर्स किसी भी ट्रांजैक्शनल सिस्टम की नींव होते हैं। इन्हें एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। तो एटॉमिसिटी से शुरू करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ इसको आसान भाषा में बताने की। हाँ, जरूर। एटॉमिसिटी का सीधा सा अर्थ है ऑल और नथिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जब एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है तो वहाँ हार्डवेयर फेलियर का रिस्क रहता है। नेटवर्क ड्रॉप होने का रिस्क भी हमेशा रहता है। सही कहा। तो एटॉमिसिटी ये गारंटी करती है कि ट्रांजैक्शन के सारे स्टेप्स या तो सफलतापूर्वक पूरे होंगे या फिर एक भी स्टेप सेव नहीं होगा। एक बैंकिंग सिस्टम का उदाहरण ले लीजिए। अगर एक अकाउंट से फंड्स डेबिट हो रहे हैं और दूसरे में क्रेडिट हो रहे हैं तो ये दोनों ऑपरेशंस एक सिंगल एटॉमिक यूनिट माने जाएंगे। अगर पैसे कटने के बाद और क्रेडिट होने से पहले सिस्टम क्रैश कर जाए तो एटॉमिसिटी रोल बैक ट्रिगर कर देगी। एग्जैक्टली। और डेबिट हुआ अमाउंट वापस पहली स्टेट में आ जाएगा।
इससे डेटा करप्शन का रिस्क 0 हो जाता है। और इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। ये प्रॉपर्टी क्या इंश्योर करती है? कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है कि ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद डेटाबेस के जितने भी प्री डिफाइंड रूल्स हैं वो सभी पूरे होने चाहिए। जैसे अगर नियम है कि किसी अकाउंट का बैलेंस 0 से नीचे नहीं जा सकता, तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बैलेंस को नेगेटिव में ले जाए वो कंसिस्टेंसी रूल्स के खिलाफ होगी और उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आता है आइसोलेशन, जो हाई कंकरेंसी एनवायरनमेंट्स में बहुत क्रूशियल होता है। आइसोलेशन का इंजीनियरिंग में बहुत गहरा महत्व है। देखिए, एक एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन में एक ही वक्त पर हजारों ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं। पैरेलली, एक ही समय पर। हाँ, आइसोलेशन इंश्योर्स कि हर ट्रांजैक्शन दूसरे से बिल्कुल अलग रहे। जब तक एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली फिनिश और कमिट नहीं हो जाती, तब तक उसके इंटरमीडिएट चेंजेस दूसरी कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखेंगे, ताकि रेस कंडीशंस जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से बचा जा सके। ये सच में बहुत पावरफुल फीचर है। और एसिड का आखिरी पिलर है ड्यूरेबिलिटी, जिसका मतलब है कि एक बार जब सिस्टम ने ट्रांजैक्शन को कमिट कर दिया तो उसके बाद चाहे पावर फेलियर हो जाए या सर्वर का हार्डवेयर जल जाए, बिल्कुल वो डेटा हमेशा के लिए सेफ रहेगा। ये आमतौर पर डिस्क पर राइट अहेड लॉग्स मेंटेन करके अचीव किया जाता है। इन सभी प्रॉपर्टीज को समझने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम्स और बैंकिंग जैसी मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए एसक्यूएल इतना ज़रूरी क्यों है। सीआरएम और ईआरपी सिस्टम्स में भी ये स्टैंडर्ड है। जैसे कि सोर्स पॉइंट आउट करता है, जहां ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लेक्स होती है और स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रिटी चाहिए, वहां एसक्यूएल एकमात्र विकल्प नजर आता है। क्योंकि इन सिस्टम्स में एक छोटी सी एरर की कीमत करोड़ों रुपए या मैसिव ऑपरेशनल फेलियर हो सकती है। इसलिए एसक्यूएल का रिलेशनल मॉडल यहाँ सबसे बेहतर है। यही वजह है कि दशकों तक टेक इंडस्ट्री में एसक्यूएल का ही डोमिनेंस रहा। लेकिन टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप कभी रुका नहीं रहता, वो लगातार बदलता है। पिछले कुछ सालों में डेटा जनरेट होने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, खासकर वेब एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया के आने के बाद। सही कहा, यूजर जेनरेट कंटेंट और सेंसर डेटा का एक्सप्लोजन हुआ। डेटा अब सिर्फ नंबर्स और नेम्स तक सीमित नहीं रहा। डेटा का फॉर्मेट लगातार बदलने लगा और ऐसे वक्त में एसक्यूएल का वही प्री डिफाइंड स्कीमा और स्ट्रिक्ट नियम एक रुकावट बनने लगे, एक बॉटलनेक बन गए। सोचकर देखिए, अगर डेटाबेस में करोड़ों रिकॉर्ड्स हैं और एक नया फीचर ऐड करने के लिए टेबल में एक नया कॉलम जोड़ना पड़े तो ये कितना मुश्किल है। प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए तो ये एक नाइटमेरिश टास्क हो जाता होगा। बिल्कुल, इस रिजिडिटी और इवॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर्स के बीच के टकराव ने ही नो एसक्यूएल को जन्म दिया, यानी नॉन रिलेशनल मॉडल। तो अब इस नए लचीलेपन की तरफ बढ़ते हैं। नो एसक्यूएल का मॉडल डेटा मैनेजमेंट की एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच पेश करता है। एक तरह से ये पुराने नियमों को तोड़ता है। हाँ, रॉयल रिसर्च की ब्लूप्रिंट बताती है कि इसका कोर डिजाइन ही स्कीमालेस है। ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को सीमलेसली हैंडल करने के लिए बनाया गया है। यहाँ डेवलपमेंट टीम्स को एप्लीकेशन का कोड लिखने से पहले डेटा का एक स्ट्रिक्ट मैप बनाने की जरूरत नहीं होती। रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे बढ़ती हैं, स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। ये एजिलिटी आज के फास्ट पेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होती है। पर इस एजाइल नेचर को सपोर्ट करने के लिए नो एसक्यूएल किसी एक मॉडल पर काम नहीं करता। हाँ, सोर्स मटेरियल में स्पेसिफिकली 4 अलग-अलग डेटा मॉडल्स का जिक्र है, जो अलग-अलग यूज केसेस के हिसाब से बने हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे वाइडली यूज्ड है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। इस मॉडल में डेटा को रोज और कॉलम्स की बजाय जेसन या एक्सएमएल जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स में स्टोर किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि सारा रिलेटेड डेटा एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज चलाने की बजाय एप्लीकेशन एक ही बार में पूरा ऑब्जेक्ट फेच कर लेती है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, एक प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसके रिव्यूज और स्पेसिफिकेशंस सब एक ही जेसन डॉक्यूमेंट में एनकैप्सुलेट किए जा सकते हैं। ये तो काफी एफिशिएंट लग रहा है। और दूसरा मॉडल कौन सा है? दूसरा है की वैल्यू स्टोर्स। ये सबसे बेसिक और एक्सट्रीमली परफॉर्मेंट मॉडल है। इसे एक मैसिव डिक्शनरी की तरह विजुलाइज किया जा सकता है, जहां हर यूनिक की के साथ एक वैल्यू जुड़ी होती है। कैशिंग लेयर्स और सेशन मैनेजमेंट के लिए तो ये परफेक्ट है, जहां मिलीसेकंड से भी कम टाइम में डेटा चाहिए होता है। सही पकड़ा, ये मेमोरी में डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस करते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स पासिंग के। इनकी स्पीड अनमैच्ड होती है। फिर तीसरा आता है कॉलम फैमिली डेटाबेसेस। इसे समझना थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है उन लोगों के लिए जो एसक्यूएल टेबल्स के आदी हैं। देखने में ये टेबल जैसा लग सकता है,
पर बैकएंड पर डेटा रोज की बजाय कॉलम्स के आधार पर स्टोर होता है। इससे एनालिटिकल क्वेरीज बहुत फास्ट हो जाती होंगी। जैसे पिछले 5 साल का सेल्स डेटा निकालना हो तो पूरी रो रीड करने की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली सिर्फ उस स्पेसिफिक कॉलम को स्कैन करना पड़ता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी सेंसर से आने वाला लगातार डेटा फ्लो इन वाइड कॉलम स्टोर्स में बहुत एफिशिएंटली हैंडल होता है। क्योंकि आईओटी डिवाइसेस से हर सेकंड हजारों डेटा पॉइंट्स आते हैं। और चौथा NoSQL मॉडल है ग्राफ बेस्ड डेटाबेसेस। जैसा कि नाम से लगता है, ये नेटवर्क्स और रिलेशनशिप्स पर फोकस करता है। रिलेशनल डेटाबेसेस में जब डीप कनेक्शंस ढूंढने होते हैं तो बहुत टाइम लगता है, जैसे यूजर ए के उन दोस्तों की लिस्ट जो यूजर बी को जानते हैं। SQL में इसके लिए मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो सिस्टम पर बहुत हैवी होता है। पर ग्राफ डेटाबेसेस में ये रिलेशनशिप्स फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं। नोड्स और एजेस के बीच नेविगेशन इतना फास्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स सोशल मीडिया कनेक्शंस मिलीसेकंड्स में ट्रैवर्स किए जा सकते हैं। तो इन चारों मॉडल्स को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि NoSQL अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के मामले में कितना आगे है। आजकल के मॉडर्न ऐप्स जो रियल टाइम एनालिटिक्स पर चलते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जब हम SQL और NoSQL की तुलना करते हैं तो दी अल्टीमेट शोडाउन डेटा मॉडल्स पर नहीं बल्कि उनकी स्केलिंग स्ट्रैटेजीज पर होता है। स्केलेबिलिटी, ये सुनने वालों के लिए थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, तो इसको थोड़ा आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हाँ, SQL डेटाबेसेस आमतौर पर वर्टिकल स्केलिंग सपोर्ट करते हैं, जिसे स्केल अप अप्रोच भी कहते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि जब डेटाबेस पर लोड बढ़े तो सर्वर की मशीन को और ताकतवर बना दो। मतलब उसी मशीन में ज्यादा रैम, बेटर CPU और फास्ट स्टोरेज ऐड कर दो। पर इसकी एक फिजिकल लिमिट तो होगी ही ना। एक मशीन कितनी ताकतवर बन सकती है? यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। हार्डवेयर की एक फिजिकल सीलिंग होती है और एक पॉइंट के बाद उस मशीन को अपग्रेड करना एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव हो जाता है। और यहाँ एंट्री होती है NoSQL के लचीलेपन की। NoSQL हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे स्केल आउट कहते हैं। इस डिजाइन में डेटाबेस एक मैसिव सुपर कंप्यूटर पर चलने के बजाय सस्ते कमोडिटी सर्वर्स के एक क्लस्टर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मतलब डेटा को मल्टीपल सर्वर्स पर बांट दिया जाता है। जब भी लोड बढ़े, बस नए सर्वर्स ऐड करते जाओ। बिल्कुल। अगर किसी वेबसाइट पर अचानक से ट्रैफिक स्पाइक आता है तो बैकएंड सिस्टम नए नोड्स ऐड करके उस लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ये हाई ट्रैफिक लोड्स को हैंडल करने में मदद करता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ आता है, जिसका जिक्र सोर्से ने परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के सेक्शन में किया है। हाँ, जैसा कि हमने देखा, SQL स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी देता है। एक बार डेटा लिख दिया गया तो अगले ही मिलीसेकंड में दुनिया के किसी भी कोने से आने वाली क्वेरी को वही एग्जैक्ट अपडेट मिलेगा। क्योंकि सब कुछ एक ही सर्वर पर हो रहा है। पर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड NoSQL क्लस्टर्स में, जहां डेटा अलग-अलग मशीन्स पर है, वहां इमीडिएट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होता होगा। मुश्किल ही नहीं, परफॉर्मेंस के लिए खतरनाक होता है। इसीलिए NoSQL इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मॉडल अपनाता है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, इसे थोड़ा आसान भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं हम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में दो सर्वर्स के बीच नेटवर्क टूटना एक आम बात है। ऐसे वक्त में सिस्टम को ये चूज करना पड़ता है कि या तो वो डेटा एक्सेप्ट करना बंद कर दे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, या फिर वो डेटा एक्सेप्ट करके अवेलेबल रहे और सिंक बाद में करे। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल इमीडिएट कंसिस्टेंसी से ज्यादा अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटी देता है। सही कहा। जब डेटा अपडेट होता है तो उस वक्त के लिए अलग अलग सर्वर्स पर अलग अलग डेटा वर्जन्स हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली यानी कुछ सेकंड्स के बाद सारे सर्वर्स एक सहमति पर पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए ये एक्सेप्टेबल है। अगर किसी पोस्ट पर लाइक का काउंट 2 सेकंड बाद अपडेट हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बैंक ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि एक इंजीनियर या कंपनी सही चुनाव कैसे करें। सोर्स में इसके लिए बहुत क्लियर पैरामीटर्स दिए गए हैं। हाँ, और वो पैरामीटर्स सुनने वालों के लिए समराइज करना बहुत जरूरी है। फैसला मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, डेटा का स्ट्रक्चर। अगर फिक्स्ड है तो SQL, अगर फ्लेक्सिबल है तो NoSQL। दूसरा पैरामीटर है स्केलेबिलिटी की जरूरत। अगर एक सिंगल पावरफुल सर्वर पर काम चल सकता है तो SQL ठीक है, पर अगर लार्ज वॉल्यूम्स और ग्लोबल स्केल चाहिए तो NoSQL हॉरिजॉन्टल आर्किटेक्चर देता है। तीसरा है कंसिस्टेंसी वर्सेस अवेलेबिलिटी का ट्रेड ऑफ।
इमीडिएट स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के लिए SQL और हाई अवेलेबिलिटी के लिए NoSQL। और आखिरी पॉइंट है क्वेरीज की कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स रिलेशनल एग्रीगेशंस के लिए SQL का जवाब आज भी नहीं है, जबकि NoSQL सिंपल और फास्ट क्वेरीज के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखकर यही समझ आता है कि ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे की दुश्मन नहीं हैं। ये बस अलग-अलग सिचुएशंस के लिए अलग-अलग टूल्स हैं। सही बात है। अगर स्ट्रक्चर्ड, रिलायबल डेटा और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की बात है, तो SQL के एक मजबूत साथी है। अगर डाइवर्स डेटा, हाई स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो NoSQL आगे आता है। हमें रॉयल रिसर्च की इस गाइड द SQL एंड NoSQL आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। किस खूबसूरती से इसने इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना दिया। सच में ऐसी गाइड्स टेक्निकल डिसीजंस लेने में बहुत मदद करती हैं। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल के अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट दिया गया है। हाँ, उस आखिरी विचार को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्लूप्रिंट इशारा करती है कि आज की कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस एक बाइनरी चॉइस पर नहीं रुकी हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आगे आ रहा है जिसे पॉलीग्लॉट पर्सिस्टेंस या हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। मतलब एक ही एप्लीकेशन के अंदर SQL और NoSQL दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना। सोचिए, एक ऐसी मेगा ऐप जिसका बिलिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा एक स्ट्रिक्ट SQL सर्वर पर रन कर रहा है और उसी ऐप का रियल टाइम रिकमेंडेशन इंजन NoSQL डेटाबेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये सच में ऐप डेवलपमेंट का अगला लेवल है। एक ऐसी दुनिया जहां एप्लीकेशंस आधी जानकारी SQL के स्ट्रिक्ट रूल्स के तहत रखती हैं और आधी NoSQL के फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में। ये हाइब्रिड मॉडल आगे चलकर पूरे तरीके को कैसे बदल देगा? क्या भविष्य में डेटाबेसेस के बीच की ये दीवार पूरी तरह से गिर जाएगी, जहां सिस्टम खुद तय करेगा कि कौन सा डेटा कहां जाना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इस नए आयाम पर विचार करने का आग्रह करते हुए हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। टेक और सिस्टम डिजाइन की इस दुनिया को समझने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा।